कुछ क्लासेस के अंदर कि इंटरनेशनल बिजनेस के जितने भी एमसीक्यूज थे प्रीवियस ईयर में, नहीं, उन्हें सबको किया है कवर। इसके अंदर कुछ-कुछ ऐसे कांसेप्ट्स आए जो कि कहीं न कहीं मेन पॉइंट्स थे और वहाँ से बार-बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो कि आपके उस सारे कांसेप्ट्स को हमने चैप्टर वाइज़ करके अपने नोट्स पे डाला हुआ है, ठीक? एक बार गो थ्रू करेंगे चैप्टर 1 से लेकर के कहाँ तक चैप्टर है? 12, हाँ, चैप्टर नंबर 12 तक है। तो इस 12 चैप्टर्स को क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है कि जहाँ-जहाँ से मेन-मेन कांसेप्ट आए थे वो मैंने लिखवाया भी था और जो कुछ नए आए थे उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे ताकि उससे अगर क्वेश्चंस बने तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शुरू चैप्टर नंबर 1 से करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है कांसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। मतलब बिज़नेस एनवायरनमेंट के कौन-कौन उसके कांसेप्ट कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है और उसके जो-जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में, ठीक है? तो एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको कहीं न कहीं ये चार्ट ध्यान में रखना है। कौन-सा? ये एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट के चार्ट, जिसके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट आता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है। मतलब बिज़नेस के दो बिज़नेस एनवायरनमेंट की बात करें, उसको 2 भागों में बाँटते हैं। एक हो गया हमारा एक्सटर्नल, एक हो गया हमारा इंटरनल। जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, एक्सटर्नल में जाएगा, जो इंटरनल फैक्टर होगा वो इंटरनल में जाएगा। अब अगर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखेंगे, यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनल के अंदर एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक होता है सपोर्टिव एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो जो बिज़नेस या वो जो फर्म है, उसका मेन काम क्या है, ठीक है? और उस काम को करने के लिए नहीं, उस काम को करने के लिए जो-जो उसके सपोर्टिव एक्टिविटी है, वो सब सपोर्टिव है। जैसे इंटरनल रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्यूरमेंट, ये सारे सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में आते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी है तो काम अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो काम अच्छा होगा। लेकिन काम क्या है? तो काम में क्या-क्या आते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसपे ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, सर्विस आफ्टर सेल। मतलब कोई चीज़ कहीं से लेकर के आना, फिर उस पे जो भी काम करना, फिर उसको मार्केट में बाहर ले जाना, फिर उसको बेचना, वहाँ से फाइनेंस का जुगाड़ करना और लास्ट में अगर सेल कर दिया है तो सेल आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड भी करना उस बिज़नेस का काम है। ये उसका प्राइमरी एक्टिविटी है और उस प्राइमरी एक्टिविटी को करने के लिए क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं उसको। ये क्या हो जाएगी? सपोर्टिव एक्टिविटी। इसके बाद 2 चीज़ें, एक माइक्रो और मैक्रो। क्वेश्चंस अगर होंगे एनवायरनमेंट में तो इससे होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो बोला कॉम्पिटिटिव पोजीशन। किसी फर्म का कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है वो क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। किसी फर्म का कस्टमर पॉलिसी जो है वो कहाँ पर आता है? माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। किसी फर्म का लेबर मार्केट जो है वो कहाँ पर आता है? माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। किसी फर्म का जो पब्लिक के साथ संपर्क कैसा है, कहाँ पर आएगा? माइक्रो। मार्केट इंटरमीडिएटरीज सब कहाँ पे आएंगे? माइक्रो के अंदर। मैक्रो के अंदर क्या क्या आते हैं? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैक्रो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। ये सारे कहाँ पे आएंगे? मैक्रो। मतलब इकोनॉमिक की बात हो, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल, सोशल एंड कल्चर, ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत, ठीक? तो वो क्या करेगा? पॉइंट्स पूछ सकता है कि मैक्रो के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होंगे, माइक्रो के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, या इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। अगर सारा माइक्रो का पॉइंट लिखा हुआ उसमें एक मैक्रो का पॉइंट लिखा हुआ तो वो क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। या सारा मैक्रो का पॉइंट लिखा हुआ है उसमें एक माइक्रो का पॉइंट दे दिया तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक? सेम इसी तरह सपोर्टिव और इसकी प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में, ठीक। अब इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में क्वेश्चन था ना हमारा, क्या इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में क्वेश्चन था? जिस इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो क्या इकोनॉमिक सिस्टम कि भाई कौन किस तरह का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड है, ठीक है? मिक्स्ड कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो क्या है? मिक्स्ड है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिक्स होते हैं। अब कैपिटलिज्म भी 2 प्रकार के, एक लेजिस फायर और रेगुलेटेड और मिक्स कैपिटलिस्ट। सोशलिज्म भी 2 प्रकार के, डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन, ठीक है?
और तीसरा जो टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम आता है वो कौन सा आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी? कैपिटलिज्म की। बोला एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। जहां पर जिस इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में हो? किसी प्राइवेट के हाथ में हो, उसे क्या कहेंगे? कैपिटलिज्म कहेंगे। ठीक है, कैपिटलिज्म के दो प्रकार थे, लेजिस्फायर एंड रेगुलेटेड। टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम, द गवर्नमेंट इंटरवेन इन द इकोनॉमी इज अब्सेंट। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट कहीं भी इंटरवेन नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? लेजिस्फेयर। इसके बाद रेगुलेटेड और मिक्स कैपिटलिस्ट। दिस टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम देयर इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहां पर सब चीज तो है प्राइवेट के हाथों में ही, लेकिन थोड़ा सा जो इंटरवेन होता है वो किसका होता है? सरकार का भी। इसको क्या कहेंगे? रेगुलेटेड और मिक्स्ड कैपिटलिस्ट। अगली हमारी सोशलिज्म, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट के हाथ में, उसे क्या कहेंगे? सोशलिज्म कहेंगे। सोशलिज्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड टोटलिटेरियन सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसे कहते हैं? इन दिस सिस्टम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर other activities controlled and regulated by the government, but at the same there is freedom of occupation and consumption। ठीक है तो सरकार के हाथ में, लेकिन वहां पर बिल्कुल फ्रीडम है किस चीज की? काम करने की, किसी चीज को कंज्यूम करने की। अगला है टोटलिटेरियन सोशलिज्म। इन दिस सिस्टम इकोनॉमी इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल हैव टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इट इज ऑल्सो कम्युनिज्म। ठीक है, इसी को एक वर्ड दिया गया, क्या? कम्युनिज्म। ठीक है, जैसा किसका है? सारे कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन सरकार जो कहेगा वही करना है। ठीक है, इस सोशलिज्म में क्या था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन आप काम कर सकते हैं, किसी चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। कंजम्पशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी ऑक्यूपेशन आप आराम से कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टोटलिटेरियन सोशलिज्म है तो वहां पर क्या हो जाएगा? सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में? सरकार के हाथ में है, और आपको उसी के डायरेक्शन के अनुसार काम करने होंगे। इसको कहते हैं टोटलिटेरियन सोशलिज्म, जिसको हम एक वर्ड और देते हैं, क्या? कम्युनिज्म, जो कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो क्या है? कम्युनिज्म है। ठीक है, अगला मिक्स्ड इकोनॉमी। एन इकोनॉमिक सिस्टम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर दोनों के गुण पाए जाते हैं, कैपिटलिज्म के भी एंड सोशलिज्म के भी, इसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। इंडिया हैज अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन 1948। भारत सरकार ने कब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था? तो 1948। उससे पहले क्या चल रहा था? कैपिटलिज्म चल रहा था। क्या चल रहा था? कैपिटलिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी बीच का रास्ता है, ना ही सोशलिज्म ना ही कैपिटलिज्म, बीच के रास्ते से चलेगी। कुछ चीज सरकार के हाथ में, कुछ चीज प्राइवेट के हाथ में, दोनों मिलकर के काम कर। अब बात आती है किसकी? इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे तो इकोनॉमिक पॉलिसी की। इकोनॉमिक पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, तो दिखा दी पहले। फिजिकल पॉलिसी, an economic policy that is determined how the government was collect and spend its revenue। वह पॉलिसी जिसके द्वारा यह निर्धारित की जाती है कि सरकार खर्च कितना करेगी और कहां कहां से रेवेन्यू जमा करेगी, जैसे कि आप बजट कहते हैं। तो बजट क्या है हमारा? फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी को मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिजिकल पॉलिसी के दो रूप होते हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये पब्लिक के लिए है तो इसके लिए पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जब रेवेन्यू की बात आती है तो रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और वहां पर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर रेवेन्यू की बात आती है तो दो तरह की होंगी, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, होगा कैपिटल रिसिप्ट। जो टैक्स आ रहा है वो क्या है? रेवेन्यू की कैपिटल, और कैपिटल क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? भाई हमें क्या, अगर रेलवे की बात करते हैं, हाँ ऑप्शन, जीवनों का ऑप्शन ढूंढना है। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे टिकट बेचकर कमा रही है, ये क्या हो जाएंगे उसकी? रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेलवे का कुछ स्क्रैप है,
तो क्या हो जाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं? हुँ? राही माखन पाइन छे हते। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड या प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं? कहाँ पे ले जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है? मास्टर साहब अकाउंट्स एग्जाम देबे ना। ठीक है? इसी तरह से कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेली बेसिस पे जो खर्च कर रही है सरकार, नहीं, डेली बेसिस पे जो खर्च कर रही है या कोई स्टाफ है उसको सैलरी दे रही है, वो क्या हो जाएगी? उसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई नया कॉलेज, कोई स्कूल, कोई रोड, इसमें इन्वेस्ट करे तो उसका क्या कहलाएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी की भी टाइप्स है। कौन कौन सा? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या कहता है? व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन कलेक्शन फ्रॉम टैक्सेशन, जितना कलेक्ट नहीं होता है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट अडॉप्ट दिस पॉलिसी द इकोनॉमी इज इन रिसेशन। यह पॉलिसी कब फॉलो करेगी सरकार? जब इकोनॉमी कहां होगा? रिसेशन में होगा, मंदी की स्थिति में, जैसा कि कोरोना के बाद का समय था। इट हेल्प फॉर स्पीड अप द इकोनॉमी। ये क्या करता है? इकोनॉमी को स्पीड अप करने में क्या करेगा? मदद करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी भी कहा जाता है। मतलब एक्सपेंसिव का मतलब कि जब जितना कमा नहीं रही उससे ज्यादा खर्च कर रही है। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमी को बूस्ट अप देना चाहते हैं। क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है तो इकोनॉमी को क्या करना चाहते हैं? बूस्ट अप देना चाहते हैं। ठीक है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कब लाएगी? जब जब गवर्नमेंट स्पेंड लेस देन टैक्स रेवेन्यू, जितना पैसा आ रहा है उससे कम खर्च कर रही है, उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कहेंगे। गवर्नमेंट अडॉप्ट दिस पॉलिसी व्हेन द इकोनॉमी इज इन बूम पोजीशन। जब इकोनॉमी खुद बूम में हो तब क्या करती हैं? बजट जो लाएंगे वो कैसी रहेंगी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। इट हेल्प्स टू स्लो डाउन द इकोनॉमी। ये क्या करती है? हेल्प करती है, इकोनॉमी को स्लो डाउन करती है। इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं इसको? इन्फ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है? तो भाई अगर रिसेशन में है तो क्या कर देगी? बूस्ट अप देगी। अगर बूम पोजीशन में है तो उसको क्या करेगी? स्लो डाउन करेगी। ठीक है? क्योंकि जब भी बूम में जाएगा इकोनॉमी तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। वहां पर रिसेशन में है तो भाई लोग खरीद ही नहीं रहा क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है? चलो, अगला है मॉनेटरी पॉलिसी। बोला एन इकोनॉमी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज डिटरमाइंड बाय कैप्टिव ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। कितना पैसा अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, वो कौन बताएगा? मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज ऑल्सो डिटरमाइन द चैनल बाय द which new money supplied। monetary policy is determination of money supply in economy। मतलब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कैसा है, ठीक है, मनी का सप्लाई कैसा है, उसके बाद उसके कौन से चैनल है, न्यू मनी के नए चैनल कौन से हैं, इन सब बारे में कौन बताता है? हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सीबीआई। सीबीआई कौन है भारत का? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सीबीआई कौन है भारत का? ठीक है, वो अलग है। वो हम लिखे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर सीबीआई लिखे हैं। ठीक है? तो सीबीआई कौन हो जाएगी यहाँ पर? आरबीआई हो जाएगी। भारत की क्यों नहीं है? बैंकिंग में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई। आरबीआई क्या जारी करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। बोला मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड इन्फ्लुएंसिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी। कितना इकोनॉमी में क्या है? मनी है और कितना क्रेडिट है। इट ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। इसका काम होता है कि क्या करना? प्राइस को स्टेबल रखना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
ये भी दो प्रकार की, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। बोला एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट एम टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जब ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए कहता है सरकार, उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। ये कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो लोग लोन लेना ज्यादा शुरू करेगा, और लोन लेकर क्या करेगा, कोई कोई काम ही करेगा ना, कोई सामान ही खरीदेगा ना, तो क्या होंगे, पैसा कहाँ आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स, ठीक है, इट इफेक्ट लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज कंज्यूमर्स स्पेंडिंग पॉसिबल टू हायर इन्फ्लेशन। और इस पॉलिसी को लाने पर पॉसिबल ये भी होता है कि महंगाई भी बढ़ जाए, क्योंकि मनी सप्लाई काफी हो गया है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, तो क्या हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। एक दिन मैंने सिखाया था, महंगाई कौन बढ़ाती है, जनता, और गाली किसको देती है, सरकार। ठीक है, महंगाई कौन बढ़ाती है, जनता, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है और आप बहुत ज्यादा मार्केट में खर्च कर रहे हैं। एक बार आप बहुत ज्यादा मार्केट में खर्च करना शुरू कर देंगे तो सेलर को ये पता हो जाता है। ठीक है, जैसे ठंडी का मौसम आया, सेलर को क्या पता था कि भाई दुर्गा पूजा सब कार्तिक सब खत्म होगा, जितना आदमी सब टूट पड़ेगा किस पर, जैसे नॉन वेज के ऊपर टूट पड़ेगा। चाहिए क्या बनाने के लिए, प्याज, प्याज के दाम को क्या कर दिया, अभी से बूम लाना शुरू कर दिया। प्याज का दाम नहीं बढ़ा है, अच्छा। हमको भी नहीं पता था, किसी ने आके बताया। ठीक है भाई, अब रोज क्या बढ़ता है, 5 रुपया 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया इंक्रीजमेंट हो रहा है जी, रोज। इतने शेयर मार्केट नहीं बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा प्याज बढ़ रही है आज। ठीक है, क्या? एक काम करो ना, 2-4 हज़ार किलो खरीद के दे दो ना पैसा, तो तब तो गरीब हो जाएंगे सर, हम गरीब हैं तब तो। भाई जो 20 का था वो सीधे 40 पे आई। ठीक है, जबकि आधा आदमी अभी खा भी नहीं रहा है भैया। नवंबर खत्म है तो कहाँ जाएंगे, रेट 60 पर। ठीक है, उससे भी और बढ़ाया तो और ज्यादा, और ज्यादा। और ऐसा नहीं कि वो स्टॉक नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक आदमी का वक्त आता है ना, हर एक आदमी का क्या होता है, एक वक्त होता है। उसने क्या किया, बरसात में प्याज को सराया है तो एक टाइम प्रॉफिट भी तो कमाएगा। ठीक है, आलू को बरसात में क्या किया है, सराया है, तो आज प्रॉफिट कमाएगा ना। तो अब क्या करना है, प्याज पर लोग ज्यादा टूटना शुरू करेगा धीरे धीरे, तो ऐसा क्या करेगा, बूम के तरफ बढ़ाना शुरू करेगा। ठीक है, तो महंगाई कौन बढ़ा रही है, जनता। गाली किसको दे रही है, सरकार। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा है, आप खूब ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादा खूब कमा रहे हैं तो क्या करें, खूब ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जब भी कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिंग बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगली है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अ मॉनेटरी पॉलिसी दैट एम टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट। और जैसे ही महंगाई बढ़ जाती है, जनता किसको गाली देने लगती है, सरकार। सरकार कहती है आरबीआई को क्या करना, अगला बार मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी होगा। क्या करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दो बैंक का। जो बैंक आज तुम्हारे पास 5,000 रुपया रखते, 5,000 करोड़ रखती थी, उसको बोलो 10,000 करोड़ रखने के लिए। अब 10,000 करोड़ रखेंगी कहाँ से, तो जनता से मांगेगी फटाफट, सारा पैसा इकोनॉमिक से खींच लेना है फटाफट, जल्दी जल्दी। क्यों, क्योंकि महंगाई थी। यही काम चलता रहता है इंडिया में, बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ। ठीक है, इट इज यूटिलाइज बाय गवर्नमेंट व्हेन द वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी। ये तभी यूटिलाइज की जाती है जब क्या करना है, इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करना। जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, जनता गाली नहीं दे रही, तब तक एक्सपेंसरी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जिस दिन गाली देना शुरू हो जाएंगी, फट से यहाँ पर आ जाएगी। कौन सा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मेजर्स के 2-3 अलग अलग टेक्निक्स है, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट, रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ। क्वालिटेटिव के अंदर कौन से आते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मोरल सिचुएशन। सबसे पहला बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय सेंट्रल बैंक while lending loan to commercial bank for long period।
जब लंबे समय के लिए आरबीआई किसी भी बैंक को, जैसे एसबीआई को, क्या करेगी, पैसा उधार देगी, और उससे जो पैसा चार्ज करती है उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, क्योंकि बैंकों को भी पैसा चाहिए ना। उसके बाद होता है रेपो रेट। इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय आरबीआई व्हाइल लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, छोटे अवधि के लिए क्या करना है, लोन देना है किसी कमर्शियल बैंक को, तो क्या करेगा, रेपो रेट लगाएगा। क्या लगाएगा, रेपो रेट लगाएगा। रेपो रेट इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रेपो रेट की यूज क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रेपो रेट बढ़ा देगा बैंक, जैसे रेपो रेट बढ़ा देगा तो वो भी बैंक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, लोग लोन लेना कम करेंगे, पैसा इकोनॉमी से कम हो जाएगा, अपने आप इन्फ्लेशन डाउन। टाइम पीरियड, एमएफएस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, बैंक रेट। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर मान लीजिए कि आज बैंक शाम को बंद हो रहा है और कल खुलने के वक्त पैसा चाहिए उसको, तो 24 घंटे के लिए क्या करती है, आरबीआई से वो पैसा उधार लेती है। ठीक है, तो वह आरबीआई तो है बंबई में, है ना, और उधार चाहिए किसको, बैंक ऑफ इंडिया को, जिसका ब्रांच दरभंगा में, कैसे पैसा आ जाएगा, उतना जल्दी बंबई से तुरंत पैसा यहाँ पहुंच जाएगा कैश। कल बैंक ऑफ इंडिया बंद हो रहा है, आज बंद हो रहा है शाम को पैसा नहीं है, कल खुलेगा तो कैसे खुलेगा, क्योंकि वेट नहीं करेंगे कि भाई कस्टमर एक आदमी जमा करेगा तो एक आदमी को दे देंगे, कैसे पैसा आएगा। कहाँ आरबीआई का है कोई ऑफिस, अरे आरबीआई की बहुत सारे अलग अलग बैंक है ना, बोलेगा तुमको जरूरत है, ठीक है, एसबीआई दे दो उसको पैसा, हम तुमको वहां पर दे देंगे। एसबीआई को जरूरत होगी, कहेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले लो, उसको बैंक ऑफ इंडिया से दे दो, तो उसी का बेटा है ना, एक बेटा को बोलेगा दूसरे बेटा को हेल्प कर दो यहाँ पर, तुमको हम बाद में देख लेंगे, हार्ड कैश तुरंत मिल जाएगा उसको, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछा था कि 24 आवर्स के लिए लोन लेता है तो कैश कैसे पहुंच जाएगा तुरंत, हम बोले ये बात है, भैया उस दूसरे से बोलेगा ले लेने के लिए, बम्बई से थोड़े कैश भेजेगा शिप में लोड वोड करके, है ना। उसके बाद रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट 2 से लेकर 14 दिनों के लिए जो उधार लेते हैं उसको तब क्या लगता है, रेपो रेट लगता है, और 15 दिन से ज्यादा के लिए लेंगे तो क्या लगेगा, बैंक रेट। ठीक है, रेपो रेट कब लगेगा, 2 से लेकर 14 दिनों तक, 2 दिन के लिए मैक्सिमम 14 दिन तक, तो वहां पर जो चार्जेस लगेगा बैंक को, क्या लगेगा, रेपो रेट लगेगा। उसके बाद 15 दिन से ज्यादा हो गया तो क्या लगेगा, बैंक रेट लगना शुरू हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर एसबीआई का जो क्या है, रीजनल ऑफिस है, वहां पर जितना बड़ा अपना हॉल देख रहे हो उसमें पैसे भरा हुआ है, कितना पैसा है उसके पास। रिजर्व रेपो रेट, व्हेन कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू आरबीआई, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक से क्या करती है, आरबीआई उधार लेती है, जैसे कहा ना, बैंक ऑफ इंडिया उससे मांगा कि भाई पैसा दीजिए, उसके पास तो है नहीं, वहां से तो भेजेगा नहीं, तो क्या करता है, बोलता है कि किसको, एसबीआई को, कि भाई तुम उसको पैसा दे दो और उधारी किसके नाम पर लिख दो, हमारे नाम पर। तो कमर्शियल बैंक से अगर आरबीआई ले रही है और वहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसे क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट, तो क्या कहेंगे, रिवर्स। एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट विथ आरबीआई इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ सर्टेन अमाउंट होल्ड करवाना पड़ता है, ठीक है, इतना पैसा उसको रखना ही पड़ेगा, जो भी पैसा हो, तो उसे क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब कितना पैसा किसी बैंक को रखना पड़ेगा ये निकालने के लिए अगर बोले, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सीआरआर निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजर्व रिक्वायरमेंट, क्या करना है, रिजर्व रिक्वायरमेंट गुने 100 बटा बैंक डिपॉजिट। ठीक है, कि रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है आरबीआई की, और बैंक का डिपॉजिट कितना है, मतलब बैंक में लोगों का पैसा कितना जमा है, इस पर निर्भर करता है कौन, सीआरआर। तो ये जो है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला, उसको ध्यान रखिए, जिसके लिए सीआरआर निकालने के लिए, किसके लिए, सीआरआर। इसके बाद आती है आपकी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR is a minimum percent of deposit that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold or other securities। मतलब कहता है कि लोन वोन देने से पहले
तुमको इतना पैसा रहना चाहिए अपने हाथ में, ये नहीं कि सब बांट देगा और कंगाल हो जाए। उसको क्या कहते हैं? SLR। आरबीआई ने निर्देश दिया सख्त कि कमर्शियल बैंकों की क्या करना है, आपको इतना % अमाउंट अपने पास सुरक्षित रखना है, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा उसको क्या करिए, किसी को उधार दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन इतना पैसा रखना ही रखना अपने पास, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास। अगली है हमारी FTP पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्वेश्चन आया है ना? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच अ सेट ऑफ गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस और फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये ट्रेड पॉलिसी का मतलब व्यापार कैसे करना है उसके लिए पॉलिसी है ना। फिजिकल पॉलिसी पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, और ये कौन सी है? ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज थ्रू FTP। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी क्या है? तो वो पॉलिसी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दो देशों के बीच व्यापार चलता रहता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, FTP फॉर्मुलेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है ना। क्वेश्चन कि कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FTP को कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस था वहां पर ऑप्शंस के अंदर, कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसी में इंडस्ट्री जुड़ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, FTP is enforceable under फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। FTP को जो इन्फोर्स किया जाता है किस एक्ट के थ्रू? तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। चलिए, FTP is a 5 years policy because it is integrated, it's every 5 years, updated in April every year। Currently effective FTP is 2015 से 20। ठीक है, नई FTP पॉलिसी भारत सरकार ने जारी ही नहीं की है अभी तक। 15 से 20 वाली ही क्या चल रही है, अभी भी चल रही है। इसको एक्सटेंड किया जा रहा है बार बार, क्योंकि हर एक 5 साल में क्या होता है, FTP पॉलिसी बदल जाती है। हर एक साल उसमें अप्रैल के महीने में क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। कुछ अगर चेंजेस लानी हो तो अप्रैल महीने में, है ना, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा फिजिकल पॉलिसी शुरू होता है ना, नया बजट। उसमें अगर उस हिसाब से कुछ चेंज करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रैल में चेंज कर लीजिए। बाकी 5 साल तक वो पॉलिसी चलेगी, उसके बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नए पॉलिसी बनाने पड़ेंगे। और इसको रिव्यू कौन करता है? रिव्यू कौन करता है? WTO। FTP पॉलिसी को कौन रिव्यू करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Director General of Foreign Trade, DGFT. It is apex body related to FTP methods. It is advisor and executor which is appointed by central government. ठीक है, फॉरेन ट्रेड के लिए DGFT बनाई गई भारत में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसकी नियुक्ति कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड। ठीक है, अगर आपको क्या बनना है, एक्सपोर्टर बनना है, जैसे उस दिन मैंने कहा था ना, यहाँ पर कितने का मकान बिकता है? 600 का, और विदेश में कितने का बिकता है? 8000 का। लेकिन 8000 का किलो बेचने के लिए वैसे नहीं बेचेंगे, तो पहले क्या बनना पड़ेगा? आपको एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड चाहिए आपके पास। तो वो ऐसा कोई कोड नहीं कि OTP की दिया और आ गया। ठीक है, उसके लिए सारे RBI के नॉर्म्स, FT के सारे रेगुलेशंस आपको क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको मिलता है IEC कोड। ठीक है, IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड। उसके बाद आप क्या करिए? इंपोर्ट करिए, खूब दबा के कमाइए। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ FTP टू फैसिलिटेट ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट कॉस्ट एंड टाइम। क्वेश्चन था नहीं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना है? कम से कम करना है, टाइम को कम से कम करना है, चीजों को रिड्यूस करनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम आए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार दूसरे के साथ बढ़ा सके, कर सके। अदर ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। इसके बाद हाइलाइट्स ऑफ FTP। FTP के क्या क्या हाइलाइट्स थे? तो MEIS, SEIS। MEIS का मतलब मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अगर कोई चीज आप यहां बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सरकार आपको 2 से लेकर 5% तक क्या करेगी? सब्सिडी देगी। भाई SEIS, कोई आप सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो 3 से लेकर 5% तक क्या करेगी? आपको सब्सिडी देगी, इंसेंटिव देगी भारत सरकार। ठीक, export obligation is reduced by from 90 to 75% of capital goods from local manufacturers under EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। भारत सरकार ने जारी की थी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो 90%
reduced from 90% to 75% for capital goods from local manufacturers, है ना भाई। जो हम क्या कर रहे हैं, सब अभी तक जो कैपिटल गुड्स हम बाहर बना के भेज रहे हैं उसको 75% से कहां ले जाना है, 90 तक, लोकल टू वोकल को प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद बोला आइडेंटिफाइड 108 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्लस्टर फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन विद द व्यू ऑफ बूस्ट एक्सपोर्ट। 108 ऐसे क्लस्टर को चुने गए एमएसएमई के थ्रू, जो कि क्या करेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। क्या करेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। प्रमोटेड पेपरलेस प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस डीजीएफटी लाइसेंस एंड एप्लीकेशन अवेलेबल इन 24/7। और चीजों को पेपरलेस किया गया, कम से कम प्रोसेस किए गए, ताकि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और 24/7 आप बैठ करके क्या कर सकते हो, उसका सर्विस ले सकते हैं। हायर लेवल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट फॉर डिफेंस फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अगर आप इको फ्रेंडली बनाते हैं तो भारत सरकार क्या करेगी, सब कुछ आपको सपोर्ट देगी कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन थ्रू मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, मेक इन इंडिया के थ्रू, डिजिटल इंडिया के थ्रू, स्किल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करनी है। ये एफटीपी के क्या थे, हमारे कुछ हाईलाइट पॉइंट। ठीक है, तो एफटीपी के हाईलाइट पॉइंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी के हाईलाइट पॉइंट्स, फिजिकल पॉलिसी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने फर्स्ट लेसन में चर्चा की है। एक बार उसको फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको सारा चीज ध्यान में आ जाए। वहां पर कोई दिक्कत होगी तो पूछिए। चलते हैं दूसरे पर। दूसरा चैप्टर हमारा है कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब एडवांस वर्जन है तो कोपरा 1986 की बात करते हैं कि कोपरा 1986 आया क्यों। तो रीजन ये था कि भाई पहले 1986 से पहले जो हम खरीदते थे तो सरकार कहती थी क्या, कैविएट इंपटर, लेट द बायर बी अवेयर। भैया जो भी खरीद रहे हो अपने रिस्क पे खरीद रहे हो, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। अब जब ऐसी बात हो जाए कि भाई आप ही अवेयर होके खरीदिए, तो आपको तो कुछ भी बेच देगा ना वो सेलर। क्या करेगा, सेलर कुछ भी बेच देगा। तो धीरे धीरे क्या होंगे, लोगों को परेशानी होंगी, और लोगों को परेशानी होगी तो क्या हो जाएगी, सरकार परेशानी में आ जाएगा। और जब सरकार परेशानी में आ जाएंगी तो क्या करना है, अब चीजों को टाइट कर देंगे, है ना। हाँ, कितना भी बड़ा अधिकारी रहे, जिस दिन लग गया कि भैया ये जनता को दबा रहा है और इससे मेरा वोट बैंक कम होगा, उस अधिकारी को पदाधिकारी बना देगा सीधे सरकार। कि मेन वोट कौन बनाया है, जनता ने ना। वो तब का किसी की नहीं सुनता, क्योंकि कुर्सी बहुत प्यारी है। हाँ, जैसे किसी मंत्री का बेटा ही हो, क्या है कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, जिस दिन अगर पल्ले में पड़ गया भैया, उस दिन क्या करेगा, उखाड़ करके सीधे। जब तक सरकार को अपना कुर्सी का कोई खतरा नहीं, सरकार कुछ भी चीज नहीं। जिस दिन खतरा उठा सब कुछ तंग भंग कर देगा। कि विक्रम जी, राजनीति यही कहती है ना, क्योंकि कुर्सी बड़ा प्यारा है भैया, एक बार चली गई तो फिर आने में बहुत समय लगेगा। तो 1986 में क्या किया भारत सरकार ने, कोपरा एक्ट लाया और उसी से कह दिया है भाई कैविएट वेंडर, लेट द सेलर बी अवेयर। अब बायर को अवेयर नहीं रहना है, सेलर को भी अवेयर रहना है कि भाई अगर तुम कुछ भी गलत बेचोगे, कुछ भी गलत करोगे कस्टमर के साथ, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सत्यानाश कर देंगे। किस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू। इसको अमेंड किया गया था 2002 में भी, ठीक है, लेकिन 2002 का जो अमेंडमेंट था वो छोटा सा, कुछ चीजों को अपडेट की गई। 2019 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, इसीलिए पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, है ना। क्या क्या चेंजेस आई हैं, 6 अगस्त 2019 को पास हुए थे पार्लियामेंट से ये, और 8 अगस्त 2009 को रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ इंडिया एंड नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। और 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की एसेंट मिलने के बाद ये क्या बन गई है, भारत पर कानून बन गई। ठीक है, चलिए कुछ कंपैरिजन करते हैं रेगुलेशन के बारे में 1986 एंड 2019। ठीक है, अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो रेगुलेटर में वहां पर कौन था, 1986 के अंदर जो एक्ट था उसके अंदर अगर रेगुलेटर की बात करेंगे, नो सेपरेट रेगुलेटर, कोई अलग से रेगुलेटर नहीं बनाए गए थे इसके लिए। मतलब इसको चलाने के लिए कोई रेगुलेटर की स्थापना नहीं की गई थी। तो सिर्फ कानून बना देने से क्या होगा, काम नहीं होगा। अब 2019 में भारत सरकार ने क्या कर दिए हैं, इस पर एक रेगुलेटर बना दी जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। तो ये नई चीज है बिल्कुल, CCPA बन गई है 2019 में, पहले ये चीजें बिल्कुल नहीं थी।
अगला है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, बोला कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स डिफेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड। अब जहां पर मान लीजिए कि भाई अगर सेलर का ऑफिस दिल्ली में है और वहां से कोई सामान खरीद कर लाए हैं, आपको केस करने जाना दिल्ली पड़ेगा। कोई जाएगा दिल्ली केस करने के लिए? बोला इसमें तो भाई सेलर खूब फायदा उठाएगा। अब बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लेंट कैन बी फील्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट रिसाइड और वर्क। अब आप कहीं से मान लीजिए आपने दरभंगा, आप दरभंगा में हैं और दिल्ली से सामान मंगाए, तो दरभंगा कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। किसको? दिल्ली वाले बैठे सेलर को। जहां पर कंप्लेंट आई है वहां पर। और चीजें क्या हो गई, आसान हो गई है ना। पहले कहां था, जहां सेलर का ऑफिस है उस एरिया में जो कोर्ट होगा वहां पर जाना पड़ेगा। अब जहां पर कंप्लेंट आई है वहीं का कोर्ट पे आप क्या कर देंगे, केस कर देंगे। ठीक है, और उसको जवाब देने पर दिल्ली से आना पड़ेगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, नो प्रोविजंस, कंज्यूमर कोड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। अब क्या होगा, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। भाई अगर कोई उसको हार्म हुआ, मान लीजिए क्रीम लाया, इसको किसके लिए, सुंदर बनने के लिए, प्रूफ हो गया, तो क्या करेगा? पहले ऐसी प्रोविजन नहीं थी कि क्या करेगा, आपको कंपनसेशन देगा। आज क्या हो गई है, नहीं आपको कंपनसेट भी करेगा। क्या करेगा? कंपनसेट भी देना पड़ेगा। चलिए अब प्रिक्यूशनरी जुडिक्शंस की बात करते हैं। रिडेसल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो भाई 3 तरह का सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। तो पहले थे कि अगर आपका 20 लाख तक का मामला है तो आप कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम। लेकिन अब वो बदल के क्या हो जाएंगे, 1 करोड़ हो गई है। अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक है तो आप कहां जाएंगे, स्टेट फोरम पहले। आज क्या हो गई है वो, 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है। ठीक है, नेशनल में पहले क्या था, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल फोरम जाएंगे। आज वो बढ़ के कितनी हो गई है, 10 करोड़ से ज्यादा हो गई। ये एक चेंजेस है उसके अंदर। चलिए, अगला चेंजेस देखने को मिलेगा ई कॉमर्स। पहले ई कॉमर्स आज ना हुआ है, 1986 में था क्या ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो वे ई कॉमर्स चीजों को कंक्लूड नहीं करता था, ये कंज्यूम कर इंक्लूड करता है ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। जैसे आप किसी से डायरेक्ट खरीद रहे हैं या ऑनलाइन खरीद रहे हैं, दोनों में बात एक ही हो, दोनों में बात क्या होगा, एक ही हो। मीडिएशन सेल्स, नो लीगल प्रोविजंस। यहां पर है कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। यहां पर मीडिएटर की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर मीडिएशन सेल की स्थापना की गई। पहले कोर्ट जाने से पहले क्या करेगा, आपको समझा बुझा देगा कि भैया देख लो, यहीं पर जो करना है रफा दफा कर लो। आप रफा दफा नहीं करने के लिए राजी हुए तो फिर तो आगे चलना ही है जो चीज। ठीक है, तो ये कुछ नए और पुराने दोनों का क्या है, कंपैरिजन है ना। क्वेश्चंस आया था हमारा कहां से, नहीं, डिस्ट्रिक्ट अप टू कितना हो जाएगा, 1 करोड़, 1 से 10 करोड़ स्टेट, और 10 करोड़ से ज्यादा कहां पर, नेशनल। चलिए, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो जो अलग अलग कंज्यूमर के डेफिनेशन सेक्शन 2(1) सबसेक्शन डी में दिया गया है, कंप्लेंट का दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बी के अंतर्गत दिया हुआ है। भाई डिफेक्ट के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एफ दिया हुआ है। और सारी परिभाषा यहाँ पर आपको लिख करके क्या की गई है, दी गई। हमें ये जान लेना है एक बार कि कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं कंज्यूमर को, कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं। राइट्स टू सेफ्टी, राइट्स टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। है ना, कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या, उसको पढ़ाएगा। तो फिर उस जो भी सामान आप बेच रहे हैं उसके पीछे सारा चीज लिख दीजिए, इसमें कितना एमजी कौन लगा है, नहीं लगा है। जैसे तंबाकू से पहले लिख देता है इसको खाने से क्या होगा, कैंसर होगा। अगर नहीं लिखेगा तो तंबाकू नहीं बिकेगा। बोला कि लिख दो, तब भी कोई पगला खरीद रहा है तो खरीदने दो ना, क्या दिक्कत। भाई शिखर पर लिख दो, पान गुटखा पान मसाला से क्या होता है, मुंह का कैंसर होता है। तभी कोई खा रहा है तो खाने दे। राइट टू चॉइस, क्योंकि चॉइस नहीं छीन सकते ना लोगों से। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि भाई, कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि भाई सब कुछ करो, लिख दो और फिर बेचो आराम से, बिना लिखे मत बेचो। हाँ, कि अगर भाई एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा हुआ है, बुझदियार है तो नहीं खाएगा, तभी खाएगा तो खाओ आराम से। भाई सरकार को तो रेवेन्यू आ ही रही है ना, सरकार रेवेन्यू थोड़ी बंद कर देगा, नहीं ना।
एसेंशियल प्रोविजन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, जो कुछ एसेंशियल प्रोविजन थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं, सीसीपीए, है ना, इसी के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स भी होंगे, पूरा का पूरा जितना जितना चीज है उसको एक साथ एक चैप्टर बना करके दे दिया गया। हाईलाइट पॉइंट कहाँ पर है? हाँ, ये एक नया चीज यहां से निकल के आया। ऑफेंस एंड पेनल्टीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर कोई व्यक्ति मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है या फॉल्स एडवर्टीजमेंट करता है, उस पर भी क्या कर सकता है, उस पर भी उसको भी पेनल्टी लगेगा। मान लीजिए कहता है कि केसर में दाने दाने का दम, अगर आप उस पर केस करें तो क्या हो जाएगा, उनको भी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि मिसलीडिंग एक्टिविटीज है ना। तो भाई मिसलीडिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, सबसे पहले बोला 89 सेक्शन कहता है कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हु प्रमोट्स फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंडेड 2 years एंड विद फाइन 10 लाख रुपए, 10 लाख का फाइन, 10 लाख तक का फाइन और 2 साल का जेल हो सकता है। किसको? सर्विस प्रोवाइडर को या तो मैन्युफैक्चरर को, जिसको भी, ठीक है। Punishment for manufacturing, selling, distributing product containing adherents under section 90 of the Consumer Protection Act 2019, person who sell, manufacture, distribute products नहीं containing adherents shall be punishable in case of the following circumstances, ठीक है। बोला कि केबल कंपनी जेल नहीं जाएगा, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी जेल जाएगा, उसमें भी पेनल्टी लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई गलत प्रोडक्ट है और उसको अमेजन के थ्रू बेच रहा है, तो पेनल्टी किसको? अमेजन को भी लगेगा। मैन्युफैक्चर को तो लगाएंगे ही लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे। उस दिन से ये सब क्या हो गई है, सहम गई है बेचारी। कोई भी चीज अगर होगी तो सबसे पहले क्या करेगा, पूरा प्रॉपर चेक करेगा। फेसबुक का जो एड आप लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है पता है, फेसबुक अगर फेसबुक पर एड शुरू करेंगे तो फेसबुक पहले रिव्यू करता है 24 आवर्स तक। जैसे आप मान लीजिए कोई पेज बनाए हैं फेसबुक पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी ऐड देने से पहले, जब भी फर्स्ट टाइम ऐड देंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले आप रिव्यू में डाल देता है सभी चीज़ों। कितना? 48 आवर्स तक। 48 आवर्स तो करता क्या है फेसबुक, तो उससे संबंधित जितने भी चीज़ है उसको क्या करता है, ढूंढता है कि आए कहीं आप वहाँ पर गूगल तो अपडेट किए होंगे ना, ठीक है। लोकल मार्केट में तो कहीं एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा ना, कहीं ना कहीं से कोई तो लिंक तो होगा ना उसका। उन सब चीज़ों को देखने के बाद आपके प्रोफाइल को क्या करता है, ब्लू टिक करता है। उसके बाद आप जितना ऐड देना है दीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि कोई फेसबुक पर ऐड दिया, उसके थ्रू कोई कहीं पर आया, भर दिया फीस, एडमिशन करा लिया, पता चला कि 4 दिन बाद संस्थान है ही नहीं, तो क्या होगा? केस करेगा तो कौन जाएगा जेल? भाई मैन्युफैक्चरर तो गया ना, कौन जाएगा जेल? फेसबुक। इसलिए फेसबुक सावधानी से पहले उन चीज़ों को क्या करेंगी, चेक करेंगे। जैसे आप गूगल माई बिजनेस खोलेंगे अकाउंट, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो 7 दिन के लिए रिव्यू पर डाल देता है, ठीक है, 7 दिन पर, और उस एड्रेस पर क्या करेगा, एक कोड भेजेगा, और वही कोड क्या करनी होती है, अपडेट करनी होती है आपको प्रोफाइल पर, तब जाके क्या होंगे, वो आगे बढ़े। क्योंकि मान लीजिए गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट बना करके आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किए, बहुत सारे लोगों को फंसा लिए अपने अंदर में, वो पैसा दे दिया, कल अगर वो केस किया तो कौन जाएगा जेल? गूगल। उतना पैसा किसको देना पड़ेगा? गूगल। इसीलिए गूगल सावधानी से पहले क्या करता है, उसको रिव्यू कर, ठीक है। यहां तक नहीं छोड़ता है फेसबुक, पता है क्या करता है, आपको वहां पर आप तो किसी भी हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं ना। पहला पेमेंट वो किससे करेगा पता है? आपकी ओरिजिनल कार्ड, है ना, आपके, हाँ, डेबिट कार्ड से, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, डेबिट कार्ड से करता है। और एक प्रोफाइल पर एक डेबिट कार्ड अगर चला दिए हैं तो दूसरे प्रोफाइल पर नहीं चलेगा कभी। क्यों? क्योंकि फ्रॉड की संभावना ना बढ़ पाए, क्योंकि जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड से वहां पर क्या किए, पैसा दिए उसको, तो क्या हो जाता है, वहां पर आपकी सारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके रख लेता है। कल कुछ भी होगा तो क्या करेगा, सीधे उतर जाएगा बैंक पर, ठीक है ना। सब एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फेंक रहा है। अलग अलग फोरम बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। क्लेम अमाउंट कितना, 1 करोड़, 1 से 10 करोड़ स्टेट, और 10 करोड़ से ज्यादा कहां पर चला जाएगा, नेशनल कमीशन में। यहाँ पर कितने मेंबर, 2 मेंबर और एक प्रेसिडेंट, जिसमें से एक क्या होंगी, महिला होंगी। क्वेश्चन पूछा था ना।
स्टेट कमीशन में कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे? नहीं, कितने लोग होंगे? 2-3 लोग होंगे, 2 मेंबर्स हो गए और एक प्रेसिडेंट होंगी और उसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। अगर नेशनल कमीशन की बात आती है तो 4 मेंबर, 1 प्रेसिडेंट, ठीक है? जो कि क्या उसमें से एक क्या होंगी? महिला होंगी, कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट महिला हो जाए या मेंबर महिला हो जाए। प्रेसिडेंट हु हैज बीन क्वालिफाइड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? जिसकी जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने की योग्यता रखता हो, उसी को यहाँ प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। यहाँ पर कौन बनेगा? हु क्वालिफाइड आर द हाई कोर्ट जजेस, वो कहाँ बनेगा? जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता हो, उसी व्यक्ति को वहां पर क्या बनाया जाएगा? प्रेसिडेंट बनाया। मेंबर कौन होंगे? मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड वेल रेप्यूटेड पर्सन, मतलब आपका इज्जतदार आदमी। हाँ, टेन्योर कितना होता है? फॉर 5 ईयर्स और अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स विच इज अर्लियर। या जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई वहां से आपका एज अगर 65 साल हो गया या 5 साल, जो दोनों में से पहले हो जाएगा, मान लें 3 ही साल पूरा हुआ और आप 65 साल के हो गए, आपको रिटायर कर दिया जाएगा भाई। और मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकते हैं? 5 साल तक, 5 साल और 65 ईयर्स एज, जो दोनों में से पहले आ रहे हैं वो है तक आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें सब जगह, ठीक है भाई। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फोरम की, इसको सैलरी, जॉब कंडीशन सब कौन बताता है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन की बात आती है तो कहां आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कंज्यूमर यहां से सेटिस्फाई नहीं हुआ इनके डिसीजन से, तो 30 डेज के अंदर वो अपील कर सकता है। कहां पर? स्टेट फोरम में। इसके से नहीं हुआ तो कहां पर? नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर विलिंगली रिजाइन टू स्टेट गवर्नमेंट। रिजाइन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को लिख कर दे देगा कि हम क्या कर रहे हैं? रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन नेशनल वाले को करना है रिजाइन तो कहां पर कैसे देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस टेबल के अंदर पूरी की पूरी चीजें 17 नंबर पेज में डाल दी गई। चलिए चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 18, CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। पहले हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? कंपनीज एक्ट 1956। 2013 में कंपनीज एक्ट को क्या किया गया? अमेंड किया गया और बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। एक बड़ी चेंजेस थी, इसीलिए अब कंपनी अधिनियम 2013 लागू होते हैं कंपनी के ऊपर। इसके अंदर सेक्शन 135 शेड्यूल 7 सेक्शन 135 बात करता है किसका? CSR की बात करता है। किसकी बात करता है? CSR की बात करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बोला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल दैट हेल्प्स टू कंपनी बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ। कि भाई वो कहता है कि कंपनी को कि भाई ये जो आप पैसा कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं? इसी समाज से कमा रहे हैं। इसी समाज के पर क्या करना है? कुछ आपको खर्च भी करना है, ठीक है। लेकिन ये सबको नहीं करना है, ये सबको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो प्रोविजन बनाए गए हैं उस प्रोविजन के अंदर अगर आप आ जाते हैं, आपको करना शुरू करना है, वो भी बहुत मिनिमम अमाउंट करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाइड सेक्शन 135 एंड शेड्यूल 7 of Companies Act 2013 as well as the company's CSR rules 2014, ठीक है। इंडिया इज प्रोबेबली द ओनली कंट्री टू हैव लॉ ऑफ CSR, ठीक है। और इंडिया दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसके पास क्या है? CSR रूल, ठीक है। पता है क्या हिला दिया? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी MNC कंपनी आ गई, फेसबुक, गूगल, जिसका टर्नओवर लाखों करोड़ों में है। तो बोला कि यही टाइम है किसका? इससे खर्च करवाने का। यही टाइम है क्या करने का? इसे खर्च करवाने का। क्या पॉलिसी ला दी? CSR। CSR can also be called as corporate citizenship, responsible business, corporate conscience. Types of corporate social responsibility, तो environmental responsibility है आपका, ठीक है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस क्या करना है? एथिक्स के साथ करना है। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। एप्लीकेबिलिटी सिर्फ जानना है कि कब एप्लीकेबल होगा CSR। तो भाई कब एप्लीकेबल होगा CSR, इसके लिए क्या है? ये 3 कंडीशंस हैं और ये जैसे ही लिखे हुए वैसे ही होंगे। पहला कंडीशन क्या है हमारा? अगर किसी कंपनी का नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा हो, क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हो जाएगा? 500 करोड़ से ज्यादा। हमको लगा कि आपका कंपनी इतना बड़ा हो गया कि आप रोने लगे हैं उठा के, ठीक है। 500 करोड़ से किसी का नेटवर्क ज्यादा हो गया किसी कंपनी का, तो वो कहाँ जाएगा? CSR के अंदर आ जाएगा।
अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में अगर आप फंस जाते हैं तो आप सीएसआर के अंतर्गत फट से आ जाएंगे। ठीक है, या तो नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा। भाई इस पॉलिसी में सब फंस जाता है। इस दोनों में कम ही लोग फंसते हैं, यहां पर आकर के फंस जाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना? 5 करोड़ से। और इसी से बचने के लिए किसको मोटा तगड़ा पैसा देते हैं वो? सीए को। 5 करोड़ खाई ना पहुंचे, 4 करोड़ 99,999,000 जो आ जाए, 5 करोड़ टच नहीं करना चाहिए। बस 5 करोड़ का सीलिंग जब ये टच किया, सीएसआर के अंतर्गत तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए भी क्या कर दिया है कि कोई भी दान पुण्य जो भी करेंगे सब क्या करिए, बैंक से करिए। पहले क्या करते थे लोग, हाथ से कर देता था, लिख देता था, अब ऐसा चीज नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, बैंकिंग सेक्टर को टाइट कर दिया कि आर वहां से पकड़ ले भाई। नहीं तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, सरकार की उस सब पर नजर है एक साथ, है ना। आप सोए रहिए, तभी बड़े बड़ा व्यापारी कभी पता चलता, जा कोई नोटिस आ गया, कैसे आ गया रे, कि उसको पता है इंडिया वो से चल रहा है, आदम जमाने वाला। और यहाँ पर कौन खड़े हैं, बाबा अपडेटेड, सब चीजों को एक साथ मर्ज करके चला रहे हैं, उठा करके इनकम टैक्स को जोड़ दिया बैंकिंग के साथ कि भाई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, उस पर ध्यान रखो। उसका जिस दिन ज्यादा हो गया उस दिन चपेट लेके सीधे पकड़ लेके समझे। तो क्या हो जाएगा, 5 करोड़ की सीलिंग में फंस जाता है सब कोई आकर के, क्योंकि इसमें से एक भी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन नहीं लगने हैं, कोई भी एक कंडीशन लग दिया है, एनी ऑफ द 3 ऑफ कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन तीनों में से आ गया तो आप सीएसआर के अंतर्गत आ जाए। और करना क्या है, जब आ जाएगा तो करना क्या है, तो करना ये है कि सबसे पहला क्या करेंगे, आप एक अपना सीएसआर कमेटी बनाएंगे अपने कंपनी के अंदर। ठीक है, क्या करेंगे, सीएसआर कमेटी बनाएंगे। बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी। और सीएसआर कमेटी के पास पूरा का पूरा जो हमारा क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो की उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे, वो देखेगा। और सरकार कहती है क्या करना है आपको, स्पेंड करना है 2% एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का क्या करना है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मतलब 3 साल का प्रॉफिट निकाल के उसे 3 से भाग देना है, जो आ जाएगा उसका 2%। कितना, उसका 2% खर्च करना है सीएसआर एक्टिविटीज पर। अभी सीएसआर एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, एजुकेशन दीजिए, डोनेट करिए, जो करना है करिए, लेकिन सोसाइटी पर कुछ ना कुछ करिए। और अगर नहीं किए तो फिर क्या, तो पेनल्टी लगेंगी। ठीक है, क्या लगेंगी, पेनल्टी लगेंगी, जिसकी चर्चा कहाँ की गई, सेक्शन 134 सबसेक्शन 8 में। कंपनी शैल इंक्लूड इट्स बोर्ड और रिपोर्ट डिटेल्स। द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच मे बी एक्सटेंड 25 लाख। मिनिमम कितना है, 50,000। और सरकार कहां तक ले जा सकती है उसको, 25 लाख रुपए तक एक ही साथ वसूलेगी। ये पेनल्टी होगा, ये नहीं कि पेनल्टी देकर बच जाएंगे, पेनल्टी ये सरकार के खाते में जाएंगी। और 2% कहाँ जाएंगी, फिर खर्च करना ही पड़ेगा, तो लोग पहले ही खर्च कर देते हैं। ठीक है, एवरी ऑफिसर्स, और जो भी सीएसआर कमेटी के अंदर मेंबर हैं, एवरी ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड 5 ईयर्स। और फाइन कितना, 5 लाख या दोनों हो सकता है। 5 साल तक की जेल हो सकती है, नहीं सॉरी 5 साल तक की जेल कैसे होगी, 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और 2 साल तक का जेल हो सकता है, सीएसआर कमेटी के अंदर जो ऑफिसर होंगे उनको। ठीक है, और कंपनी को कितना, 25 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, अगर सीएसआर को फॉलो अप नहीं करते हैं तो। ठीक है, सेक्शन 450 वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ contravention of any such provisions, company can every officer in default such other person shall be punishable with fine which we may extended rupees 10,000 where contravention is continuing over a further fine which may be extended 1,000 for every day first during which contravention continue। कोई भी कॉन्ट्रावीन हुआ, ठीक है, तो बोल रहा है कि अगला कोई भी कॉन्ट्रावीन हुआ तो वहां पर क्या करना है, 1,000 पर डे जोड़ते जाइए जिस दिन आपने कॉन्ट्रावीन कुछ किया, तो मतलब कुछ छेड़छाड़ आपने किया है, सरकार को पता चल गई, ये सीएसआर से बचने के लिए क्या किया है, छेड़छाड़ किया है, तो आपको छेड़ना शुरू करेगा। कैसे कैसे,
1000 पर डे का फाइन लेकर, ठीक है। और ये तुरंत छेड़ेगा नहीं सरकार, छुआ रहे, एक ही बार आएगा 1.5 साल बाद। तो 365 गुने 1000 कर दे, 365 गुने 1000 कर दो, कितना हो जाएगा? 1,65,000 एक ही साथ आ गया सरकार खाते में, ठीक है। कैरलोस जी का CSR पिरामिड एक्सप्लेन्ड, नहीं, कैरलोस द पिरामिड वाज डेवलप्ड बाय आर्कीबेक कैरोल, ठीक है। कब लाया था उन्होंने? 1979 में, है ना, यही था ना। उन्होंने कहा था कि भाई देखो CSR को फॉलो करना है, सबकी सबसे पहले क्या, भूखे बजट न कोई गोपाल। तो समाज का भलाई करने से पहले क्या करना चाहिए आपको? अपना भलाई करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या कहा? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी प्रॉफिटेबल, खुद को पहले क्या करिए, प्रॉफिटेबल बनाइए। कैरलोस जी का मॉडल है ये, क्वेश्चंस भी आए थे। इसके बाद क्या है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब पैसा कमा लीजिए तब लॉ को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उससे पहले लॉ को तोड़ते रहिए, ठीक है। जैसे लोग पैसा कमा लेते तो हम नियम कानून की बात करने लगेगा, नहीं। इसके बाद क्या बन जाइए? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स को फॉलो करने की, नैतिकता को। जो कल दारू बेच के कमाया था आज क्या बोलेगा? एथिक्स की बात करेगा, गांव में करता है ना, एथिक्स की बात करेगा कि भाई ये इथिकल है, ये अनइथिकल है। और बना कैसे था वो धनवान? दारू बेचकर। हाँ, क्यों? क्योंकि पहला प्रॉफिटेबल, वो कैरलोस का मॉडल पहले से पढ़ लिया है, इसीलिए गांव के लोग क्या होते हैं, बिना पढ़े लिखे वो बिजनेस कर रहे हैं। कैरलोस जी का मॉडल पहले पढ़ लिया, बी रिस्पॉन्सिबल, बी प्रॉफिटेबल। उसके बाद लॉ को ओबे करने लगेगा, उसके बाद इथिकल की बात करेगा कि भाई ये खराब है, ये सही है। और लास्ट में फिलैंथ्रोपिक, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। अब वो क्या बन जाएगा? दुर्गा पूजा कमेटी का मेंबर। और अच्छे सिटीजनशिप के थ्रू क्या करना शुरू करेगा? दुर्गा पूजा करना शुरू करवाएगा। और आप ईमानदार करके क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे घूमते रहे। तो दुनिया में क्या करनी है? पहले प्रॉफिटेबल, खूब पैसा कमाई चाहिए हमसे, उसके बाद लॉ, उसके बाद इथिकल, और लास्ट में फिलैंथ्रोपिक। और इसमें से किसी में पे आप हिले ना तो आपकी इकोनॉमी 0 पर चली जाएगी। जब कमा रहे हो तो उस टाइम लॉ की माँ की जो, उसके बाद जब कमा ले उसके बाद क्या है? लॉ, इथिक्स, गुड सिटीजनशिप, सारे के सारे फॉलो रूल करने लगते हैं, ठीक है। ये कैरलोस जी ने कहा था CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली है GRD टाटा। GRD टाटा ने CSR के बारे में कहा है, इनकी लाइन, टू इंक्रीज टू क्वालिटी ऑफ लाइफ in the society we operate in, we need to give back to the society socially manifold than what we got from it। अगर आप क्या करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, इनरिच करना चाहते हैं, तो जितना समाज से ले रहे हैं उतना ही समाज को क्या कर दीजिए? लौटा भी दीजिए। जितना समाज से ले रहे हैं उसको लौटा भी दीजिए, है ना। इसीलिए GRD टाटा क्या करते हैं? काफी ज्यादा दान पुण्य करते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, ठीक है। पास हुआ था 29 दिसंबर 1999, इन्फोर्स हुआ था 1 जून 2000। रिप्लेसमेंट किया था किसको? फेरा को। नहीं, फेमा ने रिप्लेस किसको किया था? फेरा को, जो कि आई थी 1973 के अंदर। फेरा को बात करते हैं उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। आज का जो फेमा उसका क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा क्या करना? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। क्या करना? ट्रेड को बढ़ावा देना और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्या करना? मेंटेन करके रखना, उसको डेवलप करना। किसका काम है? फेमा। ये फेरा बोलो, फेमा का। और ये क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करता है। कौन? फेमा। कितना पैसा बाहर से आया और कितना पैसा यहां से बाहर गया है, इस पर सीधे नजर होती है किसकी? फेमा की, ठीक है। और आज एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा एक्ट, होल ऑफ इंडिया, एनी एजेंसी ब्रांच ऑफिस विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय इंडिया। भले ही पाकिस्तान में ऑफिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ के किसी भी रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल होता है तो उस पर फेमा लग जाए। ये फेमा एक्ट हर एक इंडिया के रेसिडेंट पर लगता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज पे लगता है, फॉरेन सिक्योरिटीज पे लगता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड सर्विस पे लगता है,
सिक्योरिटीज एज डिफाइंड अंडर पब्लिक डेप्ट 1994 पे लगता है। एनआरआई एंड एनी ऑब्जर्वर ओवरसीज कंपनी ओन्ड बाय एनआरआई एंड ओनरशिप 60% एंड मोर। किसी भी कंपनी में एनआरआई का परसेंटेज कितना है, 60% है, तो उस पर भी फेमा एक्ट लग जाए, क्योंकि वो भी तो है इंडियन ही ना। नहीं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन जिसकी चर्चा हम करते हैं कहां पर, टैक्स के अंदर। नहीं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब वाला मेन फीचर फेमा का, इसको पढ़ लेंगे अपना, हमको ये करना है स्ट्रक्चर ऑफ फेमा। फेमा के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फेमा के जो हेड ऑफिस है उसको, उसका नाम है ईडी, और ईडी कहां पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और इसको कौन करता है कंट्रोल, आरबीआई। ईडी किसके अंतर्गत काम कर रही है, आरबीआई के थ्रू काम। 10 जोनल ऑफिस बनाए गए हैं, न्यू दिल्ली, कोचीन, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़। और 11 सब जोनल ऑफिस है किसके, ईडी के। कहां पर, मदुरई, कालीकट, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, नागपुर, श्रीनगर, इंदौर, जालंधर, जयपुर, ये ईडी के ऑफिसेस है, ठीक है। 5 रीजनल ऑफिस है कहां पर, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, विच इज हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के स्पेशल डायरेक्टर्स बैठते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेमा, रेगुलेशन एंड नॉर्म्स पैटर्निंग टू मेनी सेक्शन एंड लेट डाउन बाय आरबीआई। इसके जो भी रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स होते हैं कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके कंसल्टेशन के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। आरबीआई इज ओवरऑल कंट्रोलिंग बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ फेमा। फेमा का कंट्रोलिंग बॉडी कौन है, आरबीआई है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एजुकेटिंग अथॉरिटी एज पावर ऑफ सिविल कोर्ट, वन एंड मोर डायरेक्टर्स टू हियर अपील। पेनल्टीज अंडर फेमा, फेमा के अंदर क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ फेमा और एनी रूल, डायरेक्शन, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन इशूड बाय फेमा, he shall be liable to pay a penalty up to thrice the sum involved in such contravention up to 2 लाख। जितने का आपने फ्रॉड किया उसका 3 गुना, और कितने तक, 2 लाख तक का पेनल्टी आप पर लगे। वेयर सच कॉन्ट्रावेशन इज कंटिन्यूइंग 1, एक बार फ्रॉड किया, पकड़ा, फिर पेनल्टी लगा, फिर फ्रॉड से क्या है, आप बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप क्या हैं, कुत्ते की पूंछ है, तो क्या करेगा, ही विल बी लायबल टू पे अ फर्दर पेनल्टी व्हिच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 5000 एवरी डे। 5000 पर डे लगेगा पेनल्टी, ठीक है। पहली बार करेंगे 2 लाख लेके शांत हो जाएगा, दूसरी बार अगर पकड़े गए, फिर तीसरी बार पकड़े गए, तो जब भी कॉन्ट्राविन किया उस दिन से जोड़ना शुरू करेगा 5-5 हजार का रोज, 5,000 का रोज, है ना। और सीधे गाड़ी लेकर घर पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गाड़ी लेकर के घर पर आ जाएगा। क्लियर, यहां तक था फेमा। इसके बाद आती है आपकी क्या सी, इंटरनेशनल बिजनेस, जिसकी चर्चा कल से करेंगे। 1 2 3 4 पूरे क्लियर होने चाहिए, है ना, कोई बहाना नहीं इस बार, क्योंकि ये लोग बहाना बनाने में एक्सपर्ट था, क्योंकि आप ना क्वेश्चंस करवाते हैं ना रिवीजन करवाते, कुछ नहीं ना करवाते हैं, इस बार सब करवाते हैं, और एक एक क्वेश्चंस उतारते हैं उतारते हैं, और वहीं पर लट बरसाना शुरू करेंगे, वहीं से मारते हुए ले जाएंगे और मारते हुए ले आएंगे, तब पता चलेगा कितना क्वेश्चन आया था और कितना क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, ठीक है। बात करें कहाँ से, चैप्टर नंबर 5 इंटरनेशनल बिजनेस से। कल कल से लेकर कल तक लगभग खत्म हो जानी चाहिए, कल या परसों तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक टेस्ट पूरा इंटरनेशनल बिजनेस एक साथ, एक है। कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो माथा अस्थिर करके, पूरा अस्थिर करके, नहीं हो तो बर्फ का सिल्ली बांध दीजिएगा इस पर, ताकि पूरा अस्थिर हो जाए, नहीं तो मर ही जाए करके। और तब क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, देखिएगा कितना सही होता है। क्लियर, मिलते हैं कल इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। तो आगे पिछला वाला भी पढ़िएगा और आगे वाला भी, विक्रम जी एक बार रिविजन, ठीक है। और एमसीक्यू सीरीज करवाए हुए हैं, वहाँ भी क्वेश्चन भेजा गया, उसको एक बार करके भी देखिएगा आप, जहाँ पर कोई दिक्कत आएगी उसको पूछिएगा, ठीक है।